नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और ट्रंप टैरिफ ऑफ कोर्स एक टॉप हेडलाइन की तरफ से यहां पर उभरा है और 27% का टैरिफ अब भारतीय मार्केट्स पे यहां पर लगाया गया है। और इसके साथ साथ जो 2-3 बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उस पर हम आज करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात करेंगे ऑफकोर्स ज्वेलरी इंडस्ट्री पर, जहां पर अब तक करीबन 0 से 5.5-7.5% तक का टैरिफ था, जो अब बढ़ाकर यूएस ने 26% प्लस कर दिया है। तो क्लियरली वो नंबर्स यहाँ पर काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए हैं। इंडियन ज्वेलरी अब किस तरह से यूएस जाएगी, क्या इंडियन ज्वेलरी को और मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इंपैक्ट हमने कच्चे तेल पर भी आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट टैरिफ यहां पर नहीं है, लेकिन एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन की चिंताएं जो ग्लोबल मार्केट्स में उभर के आई हैं, उसका इंपैक्ट कच्चे तेल पर है। और 3% की गिरावट के साथ एशियन मार्केट्स में फिलहाल कारोबार। साथ ही ट्रंप टैरिफ का एग्री सेक्टर पे क्या असर होगा, क्योंकि जहां तक इंडिया से यूएस के एक्सपोर्ट्स की बात है तो ये टेक्सटाइल्स और चावल के नंबर्स हैं। यहां पर क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, क्या है इंपैक्ट, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, क्वांटम एएमसी के सीआईओ चिराग मेहता और इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान। हमारे साथ जुड़ेंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया भी। सबसे पहले बात यहाँ पर सोने पे कर लेते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर ऑल टाइम हाईज हमने प्राइसेस में बनते हुए देखे हैं। चिराग, कैसे देखते हैं आप मार्केट्स? इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग है, एक और दिन एक और ऑल टाइम हाई, और ये रिएक्शन तो सीधा ट्रंप का है। जी मनीषा, बिल्कुल। एंड ये काफी एंटिसिपेटेड था, डेडलाइन हमें मालूम थी कि क्या हो रहा था, और गोल्ड में काफी हद तक वो प्राइस इन हो गया था। अभी यहाँ से गोल्ड किस तरफ जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन कि रेसिप्रोकल रिटेलिएशन हम कितना देखते हैं अदर नेशंस के पास। और अगर कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस की तरफ अगर जाता है इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर, तो आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं गोल्ड में सबड्यूडनेस आ सकती है, क्योंकि हमने काफी तेजी देखी है गोल्ड में। अगर रिटेलिएशन की तरफ जाते हैं सब नेशंस, तो आई थिंक अनसर्टनिटी का माहौल और भी बढ़ेगा, और उससे से गोल्ड में खरीदारी बननी चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लोज। सो ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन कौन सा रुख लेता है, बट आई थिंक मोर एंड मोर नेशंस जहाँ पे इम्पैक्ट एशिया में ज्यादा है, वहां पे आई डोंट थिंक नेशंस के पास ज्यादा चॉइसेस है। आई थिंक ट्रेड विल फाइंड इट्स वे और नेगोशिएशन की तरफ ही जाएंगे, तो एक सबड्यूडनेस आ सकती है। बट लॉन्ग टर्म जो फैक्टर्स है गोल्ड में इन टर्म्स ऑफ अनसर्टनिटी, ग्रोथ इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, ये सब चीज के वो गोल्ड में कहीं ना कहीं खरीदारी बना के रखेंगे। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है, कंसोलिडेशन आ सकता है गोल्ड में। मगर अगर लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, तो आई थिंक अभी भी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स गोल्ड के फेवर में अभी भी मौजूद है। एंड जो ये सब टैरिफ्स है, उनका इम्पैक्ट एडवर्स ही आने वाला है इकोनॉमिक्स पे, जो फेड को कंपेल कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन की तरफ ना देखें। हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, मगर ग्रोथ कंसर्न्स काफी हद तक आ जाएंगे, और फेड विल बी फोर्स टू लुक एट रेट कट्स, अकोमोडेशन एक्सेट्रा, और वो भी एक पॉजिटिव बन के आएगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म फॉर गोल्ड। सो शॉर्ट टर्म कॉशियसनेस, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी आई थिंक ड्राइवर्स आर इन प्लेस। चिराग, फिजिकल ज्वेलरी बाइंग में ऑफ कोर्स हमने पिछले क्वार्टर भी गिरावट आते हुए देखी। इस क्वार्टर तो रोज नए हाईज हैं, तो मोमेंटम अभी तक पिक किया ही नहीं है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, वो नंबर्स यहां पर थोड़े से सपोर्टिव जरूर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में किस तरह के हमने इनफ्लोज आते हुए देखे, और अब शुरुआत कैसी है इस न्यू फाइनेंशियल ईयर की? सो एब्सोल्युटली हमारे पास फर्स्ट 2 मंथ्स के नंबर्स हैं अभी। सो अराउंड 4 to 5,000 करोड़ के इनफ्लो हमने देखे हैं गोल्ड ईटीएफ्स में आते हुए। सो अभी भी जो मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ जब भी इक्विटी मार्केट्स में सबड्यूडनेस या कंसोलिडेशन करेक्शन देखा है हमने, गोल्ड में फ्लोज बढ़े हैं। एंड गोल्ड ने जैसे रिटर्न्स दिए हैं, हम आई मीन लोगों को समझ में आया है कि गोल्ड की वैल्यू पोर्टफोलियो में क्या है। सो ओवरऑल जैसे इक्विटीज में करेक्शन है, गोल्ड में हम फ्लोस पॉजिटिव आते हुए देख रहे हैं। एंड आई थिंक ये जो टोन है टुवर्ड्स एलोकेशन टू गोल्ड, वो बढ़ ही रहा है। सो लास्ट 1 ईयर में की बात करें या फाइनेंशियल ईयर की बात करें, हमने 14 to 15,000 करोड़ ऑफ इनफ्लोज आते हुए देखे हैं गोल्ड ईटीएफ्स में। अराउंड 18 लाख न्यू इन्वेस्टर्स आते हुए हैं देखे गोल्ड ईटीएफ्स में। एंड ये खाली गोल्ड ईटीएफ के नंबर्स है, गोल्ड फंड ऑफ फंड जो ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें और भी तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, क्योंकि वो एसआईपी अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को, और वो एक प्रिफर्ड फॉर्म है। हालांकि उनके नंबर्स बाइफरकेटेड फॉर्म में नहीं आते हैं, मगर ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं गोल्ड के फोल्ड में। 18 लाख तो सिर्फ एक इंडिकेशन है। ओवरऑल गोल्ड और गोल्ड फंड्स मिलके काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं।
सो आई थिंक ये मोमेंटम जो है, आई थिंक एक रियलाइजेशन आया है कि गोल्ड को एलोकेशन के रूप में देखना चाहिए, और ईच टाइम इट हैज हेल्प्ड। सो आई थिंक एक कंक्लूसिव है, और इंडियन पोर्टफोलियोज में गोल्ड का एलोकेशन काफी कम है। इट वुड नॉट बी मोर देन 2 to 3% फ्रॉम अ पोर्टफोलियो एलोकेशन परस्पेक्टिव, एंड हेंस इसमें काफी ज्यादा रूम है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशंस। सो जो गोल्ड ईटीएफ अभी 63 टन के आसपास होल्डिंग्स में है, आई थिंक यहाँ से काफी बड़ी, बिकॉज एक ही अच्छा विकल्प है जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड सेविंग फंड एक प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बन के आ रहे हैं, और यहाँ से हम ये 63 टन, आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी मच हायर नंबर्स इन गोल्ड ईटीएफ्स गोइंग फॉरवर्ड। ओह वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहाँ पर हैं। और जैसे आपने कहा, आप लोगों के पास अगर बाइंग का कोई विकल्प है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, तो वो ईटीएफ्स एंड गोल्ड फंड्स हैं। राजीव, जिस तरह से ट्रंप ने यहाँ पर 27% का टैरिफ इंडिया पे लगा दिया है, अगर हम ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये ज्वेलरी इंडस्ट्री एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो क्लियरली ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स इंडिया से यूएस के लिए अब उसके क्या मायने हैं? Morning, Manisha. Of course, with 27% duty, as of now, it's a standstill till the subject is reconsidered, because 27% में viability नहीं होती है बिल्कुल. Especially even if you see loose diamonds, अगर duty loose diamonds पे भी हो जाती है, then तो as an industry it will be a big issue for everyone. Also, what the repercussions will be in the domestic market also, because production levels is on a unified manner. तो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो होलसेल करते हैं डोमेस्टिक में एंड एक्सपोर्ट्स में, तो अगर उनकी एक्सपोर्ट्स को हिट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर द डोमेस्टिक आल्सो बिकम्स एन इशू. सो इट्स अ क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट व्हिच इंडिया विल हैव अ रिपरकशन एट द सेम टाइम ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल बोथ. वेल जी हाँ, जिस तरह से अब तक की अंडरस्टैंडिंग है, 26% की ड्यूटी यहाँ पर ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में भी लगेगी यूएस मार्केट्स में, और ज्वेलरी एक बड़ा एक्सपोर्ट है यहाँ पर इंडिया की तरफ से यहाँ पर जाता हुआ, और यूएस मार्केट्स ऑफ कोर्स थोड़े से स्लो रहे हैं, लेकिन ये ड्यूटी क्लियरली, जैसे राजीव कह रहे हैं, एक स्टैंड स्टिल पे लेके आ जाएगी। लैब ग्रोन्स पे अब तक 0% ड्यूटी थी, जहाँ पर अब 27% है। ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की जहाँ तक बात है, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, रॉड पॉलिश डायमंड्स हैं, सभी में यहाँ पर अब 70% की ड्यूटी लगती हुई नजर आ रही है, और ये क्लियरली एक कॉन्वर्सेशन की बात रहेगी। राजीव, एज वी स्पीक हम जानते हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पर मीटिंग बुलाई है ज्वेलरी एसोसिएशंस के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, ये समझने के लिए कि इसका क्या निकाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इन योर सेंस, आपको क्या लगता है, क्या यूएस के अलावा इंडिया को दूसरे मार्केट्स ढूंढने होंगे, और यूएस के साथ काम करने के लिए अब क्या चाहिए होगा? So there is no alternative to US as a entire consumption is concerned. Of course, there are many other markets, but US is one of the largest markets for India, which has been there forever. So ये कोई new development नहीं है इंडिया के लिए. At the same time, जो loose diamond requirement है, US is one of the largest consumers also for loose diamonds from India. So these two subjects तो एक replacement होना easy नहीं है. Also जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने की थी कि सीप्स जो है हमारी प्रोडक्शन यूनिट से होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इसमें लीवरेज देनी चाहिए थी डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए, ये बात चल रही थी. सो मे बी दैट विल बी द इंस्टेंट रेमेडी फॉर एटलीस्ट द मैन्युफैक्चरर्स हु आर बेस्ड आउट ऑफ सीप्स, बिकॉज उनकी एक्सपोर्ट्स काफी हिट होने वाली है. तो दे शुड बी अलाउड फॉर डोमेस्टिक बिजनेस एज वन पार्ट, एंड ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ नेगोशिएशन विद यूएस. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. वेल जी हाँ, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स थोड़ी सी कंसर्न में यहाँ पर है, जो राहत मिली है वो बुलियन को मिली है, यानी गोल्ड सिल्वर को, लेकिन जहाँ तक ज्वेलरी की बात है, हम क्लियरली यहाँ पर बड़े नंबर्स के तहत आते हुआ नजर आ रहे हैं। चिराग, आपकी क्या सेंस है इसको, आपको क्या लगता है क्या होगा? आई थिंक देयर आर वेरियस वेज जहाँ पे सब नेशंस टैकल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कहीं न कहीं सॉफ्ट्स दे दिया कि टैक्स कट दे दिया, अगर नेगोशिएशंस अच्छे नहीं जाते हैं तो आई थिंक फर्स्ट विल बी नेगोशिएटिंग ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हर एक इकोनॉमी के पास है. अगर वो नहीं काम करते हैं तो आई थिंक नेशंस विल रिसोर्ट टू टैक्स ऑफ, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज काफी क्रिटिकल होती हैं हर एक इकोनॉमी के लिए, और उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट परस्पेक्टिव या फ्रॉम अ ग्रोथ परस्पेक्टिव. सो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ते हुए देखेंगे, एंड वी विल सी जैसे रिटेलिएशन होता है, नहीं होता है, नेगोशिएशंस होते हैं, बिकॉज ये एक ब्लैंकेट टैरिफ्स की बात यहाँ पे है, एंड देयर विल बी सम वेज जहाँ पे ट्रेड रूट्स री इन्वेंट होंगे, जहाँ पे कम टैरिफ्स हैं वहां से
routing होगा. So I think we are in a very uncertain environment, and I think economics will play its way in terms of finding solutions. So we will have to wait and watch and see how it goes from here. एब्सोल्युटली। और जहाँ तक सोने के प्राइसेस की बात है, अजय, यहाँ पर आपकी क्या सेंस है? क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी अब देखने को मिल चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ये मानने लगे हैं कि सोने की जो रैली है थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस यहाँ से? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, हमने जो अभी रिसेंटली डेटा भी देखा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में पहली बार हमने 50 सालों में देखा है कि मोर देन 40% का रिटर्न हमने ऑलरेडी देख चुका है। ये डर था कि टैरिफ में क्या कर आएगा, तो मुझे लगता है जो बड़ा इवेंट था वो डिस्काउंट हो चुका है, पहला चीज। सेकेंडली, एक चीज और ध्यान रखिए, अभी भी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कोई भी कमी नहीं आई है। सेंट्रल बैंक की बाइंग के अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है। ईटीएफ की बाइंग कंटिन्यू चल रही है। डी डॉलराइजेशन की कहानी अभी भी जारी है। खाली एक बड़ा फैक्टर है जो अब निकल चुका है। सेकेंडली, टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर मैं देखता हूं तो मंथली हो चाहे वीकली हो, सीवियरली ओवरबॉट पे है। तो मुझे लगता है कि 3200 का जो आज फ्यूचर पे स्पाइक लगा था वो एक तरह से एक हर्डल बन जाएगा, अनलेस अंटिल वी डोंट गेट एनी बिगर न्यूज। तो मुझे लगता है गोल्ड एक अच्छा खासा करेक्शन लेना चाहिए। इट कुड बी अराउंड 180 से $200, जो करीबन 2980 से $3000 के बीच में होता है। वहीं अगर हम देखते हैं तो इसका एक रिप्लिका इफेक्ट हमने चांदी पे ऑलरेडी आते हुए देख पा रहे हैं। चांदी इनफैक्ट इतने बड़े इवेंट के बाद $35 के ऊपर गया नहीं है और अब बड़ा करेक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। करेक्शन या क्रैश हम इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज गोल्ड सिल्वर रेशियो में 2 साल के बाद ये 92 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, जो टेक्निकली मुझे लगता है 98 तक का लेवल दिखा देगा। दैट मींस चांदी में टेम्पररी एक अच्छा खासा करेक्शन रहेगा टू द ट्यून ऑफ 6 to 7% एटलीस्ट फ्रॉम करंट लेवल। एंड सोने में मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2.5-3% के आसपास का, एटलीस्ट 3% का, बिकॉज बाकी जो फैक्टर्स है वो अभी भी बने हुए हैं। बट जो एक बड़ा इवेंट था वो कंप्लीट हो गया। यस, मुझे यहाँ पे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस अराउंड लेट्स से 85 से 86 के जोन में टेम्पररी एक बार जाता हुआ दिखाई। ऑलराइट, तो मेजर इवेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, ऑफकोर्स आगे जारी भी रहेंगे। और अजय की जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने चांदी में आते हुए देखी है, इन क्वाइट इन सेंस विद जो हमने मेटल्स में आता हुआ देखा भी है, उसके साथ साथ ही है, लेकिन ये 2% की गिरावट को कैसे ट्रेड करें? नहीं, बिल्कुल सबसे बेस्ट है चांदी को ट्रैक करना है तो आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखिए। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में 2 साल का हाई ये ब्रिज कर चुका है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म विजन मेरा, जो मैंने पहले भी बताया था, $38-40 या 1,30,000 का डोमेस्टिक मार्केट में 2025 में दिखेगा, वो अभी भी इंस्टेट है। लेकिन ऑलरेडी जो रैली अप हो चुका है और जो हर्डल्स अब दिख रहे हैं चार्ट्स पे भी और फंडामेंटल साइड पे, क्योंकि जो ये टैरिफ वाला सिनेरियो खत्म तो हुआ है लेकिन ये ट्रेड पे ज्यादा इंपैक्ट देगा, खास करके चाइना पे, जहां पे हम देख रहे हैं मोर देन 50% का आज टैरिफ है। बाकी अनसर्टेनिटी बनी भी रहेगी। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि चांदी के अंदर डॉलर टर्म्स में आई थिंक 31-50 के जोन में एटलीस्ट आना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में 93-94 के जोन पे एटलीस्ट एक बार वापस रीटेस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक चांदी में 6 से 7% का करेक्शन दिख रहा हूँ। जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वहां पे 97-50-98 तक का एक स्पाइक दिखा रहा है, जो मुझे बूस्ट करता है मेरे व्यू के लिए। तो आई थिंक एक अच्छा करेक्शन हम चांदी में जरूर देख पाएंगे। गोल्ड स्लोली एंड स्टडीली आएगा नीचे, बट 29, 80, 90 के जोन में गोल्ड भी मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशंस है। अब बात करते करते ही यहाँ पर 2.5% की गिरावट हमने चांदी में आते हुए देखी है और यहाँ से और गिरावट की एक्सपेक्टेशंस अजय को मिलती हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर बात करने के लिए। चिराग एंड राजीव, इजाज़त लेंगे आपसे और एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। ट्रंप टैरिफ्स का इम्पैक्ट इंडियन एग्री पे कैसा पड़ा है, इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। चांदी की तो बात हमने की जहां पर प्राइसेस पे इम्पैक्ट देखने को मिला है, और दूसरा जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हुई है, और तीसरा ये कि जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं भारत की तरफ से जो यूएस जाएंगे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने की एक्सपेक्टेशन है। $10 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है इंडियन ज्वेलरी का यूएस में, और उसके ऊपर एक इमीडिएट इम्पैक्ट हम मार्केट्स में पड़ता हुआ देखेंगे। मिलिए तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन मेटल्स को आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक इमीडिएट प्राइस रिएक्शन हमने आता हुआ देखा है। 4% की गिरावट ओवरनाइट हमने कॉपर में बनते हुए देखी थी और अभी भी गिरावट जारी है। एल्यूमिनियम 10 हफ्ते के लोज पर कारोबार कर रहा है, और जहां तक जिंक की बात है, वेल यहां पर लगातार गिरावट है। अगर इस साल की भी बात की जाए तो जिंक में करीबन 7.5% की गिरावट के साथ कारोबार है। जिंक एक अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे साल में, और वो प्रेशर अब यहां पर बरकरार बनता हुआ नजर आया भी है। आप देख सकते हैं आधे से 1% की गिरावट फिलहाल भी देखने को मिल रही है। अजय, कैसे देखेंगे ओवरऑल मेटल एज अ पैक को? देखिए, पूरे मेटल पैक डेफिनेटली जब इकोनॉमी को रिकवर करना है तो मेटल की रिक्वायरमेंट रहेगी भी।
और इनफैक्ट अगर लास्ट वीक तक की बात करें, कॉपर ने जिस दिन से $10,000 का लेवल ब्रीच हुआ तो ऐसा लग रहा था कि 10,800 तक तो आराम से निकल जाएगा, बट आज उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में अच्छा खासा फॉल है। इसका मेजर कारण है जो यूएस के इंपोर्ट्स हमने पिछले महीनों में देखा है बिकॉज ऑफ टैरिफ के डर की वजह से, वो एक फैक्टर था जो प्राइजेस को ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। टेम्पररी मुझे लगता है ये ओवर हम बोल सकते हैं जो रैली आई थी उसमें एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा, जहां पे कॉपर भी एक रिट्रेस कर सकता है लेट्स से 95 9550 एलएमई पे, डोमेस्टिक मार्केट पे लेट्स से 856 से 860, बट कोई ऐसा बड़ा क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है। हाँ, जिंक के लिए तो जिंक और एल्यूमिनियम ये दो काउंटर थोड़े से ज्यादा ओवर रिएक्टेड दिखेंगे, जहां पे मे बी पॉसिबल है टेम्पररी हम जिंक के अंदर भी लेट्स से 250 252 तक का एक पुल बैक देखेंगे, एल्यूमिनियम में अराउंड 235 के आसपास का पुल बैक देखेंगे, तो छोटा एक पुल बैक तीनों काउंटर में रहेगा। बट आई थिंक ये बड़ा इवेंट जैसे मैं बता रहा हूँ हो चुका है, तो अगले हफ्ते से हम स्टेबिलिटी देखेंगे। आज मॉर्निंग में चाइना से जो सर्विस के नंबर्स भी आए वो भी ठीक ठाक ही है, तो मे भी पॉसिबल है अगला 2 दिन थोड़ा सा पैनिक रहेगा, बट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स बेस मेटल अपने आप को बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। हम्म। बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की भी कर लेते हैं, क्योंकि जो जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की तरफ से वो ऑफ कोर्स टेक्सटाइल को लेकर हैं और राइस को लेकर हैं। हमारे साथ अब एमजे खान जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर खान, शुक्रिया आपके समय के लिए। कैसे देखते हैं आप 27% का ये टैरिफ और जो एक्सपोर्ट्स यहाँ से होते हैं एग्रीकल्चर के यूएस को इन सेंस ऑफ टेक्सटाइल एंड राइस, क्या इम्पैक्ट देखते हैं उसका? देखिए, राइस पे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो मेजर कॉम्पिटिंग कंट्रीज हैं वो हमसे ज्यादा टैरिफ उन पे लगाया गया है। जैसे वियतनाम पे 36%, थाईलैंड पे 44%, तो इस वजह से, और इंडोनेशिया पे भी शायद 34% है, तो हमसे ज्यादा उन पे टैरिफ है, तो रिलेटिव एडवांटेज आ गया उसमें। स्पाइसेज में जहाँ तक बात है वो प्राइस सेंसिटिव इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो क्वालिटी सेंसिटिव है, एंड इंडिया इज ए इम्पॉर्टेंट सोर्सिंग हब फॉर इम्पॉर्टेंट स्पाइसेज, तो उस पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये दो सेक्टर से नहीं पड़ेगा। टेक्सटाइल पे जो थोड़ा पड़ेगा, मुझे लगता है 5-7% का डिफरेंस आ सकता है टोटल एक्सपोर्ट्स में। अभी तो कोई $5.5 बिलियन का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है यूएस को, मुझे लगता है कि वो इंटैक्ट रहना चाहिए या मार्जिनली बढ़ सकता है। डॉक्टर खान, एक और चीज़, हम सुबह से यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, एक और चीज़ जो सबको नज़र आती है कि ठीक है, नेगोशिएटिंग टेबल पे तो यहाँ पर इंडिया एंड यूएस बैठेंगे ही, बायलैटरल ट्रेड की यहाँ पर बात हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारी कंट्रीज़ देखेंगी, जैसे ज्वेलरी सेक्टर से हम बात कर रहे थे, उनका भी मानना है कि यहाँ पर सप्लाई चेन या रूट चेंज होते हुए नजर आएंगे फ्रॉम इंडिया टू दोज कंट्रीज़ जहाँ पर शायद टैरिफ्स कम है, फिर वहाँ से यूएस। आप कहेंगे ये पूरा मैप इन दैट सेंस चेंज होगा? वो तो डिस्ट्रप्शन तो होगा ही, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा, नई कंट्रीज इमर्ज करेंगे जिनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा आएंगे। पाकिस्तान का मुझे पता नहीं क्या टैरिफ रेट लगा है। अगर टैरिफ रेट इंडिया से ज्यादा लगता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इंडिया से कम टैरिफ लगा है पाकिस्तान पे, तो वो राइस में, जैसा 2 साल पहले हमने देखा इंडिया में राइस का जब एक्सपोर्ट बैन लगा तो जितना क्वांटिटी इंडिया ने लूज किया, एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी कोइंसिडेंस था कि पाकिस्तान ने उतना गेन किया। तो यहाँ पर भी वो फैक्टर हो सकता है। तो लेट मी लुक एट द फिगर कि पाकिस्तान पे टैरिफ कितना ट्रंप ने लगाया है। मुझे लगता है शायद कम ही लगाया है क्योंकि न्यूज में आया नहीं है। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान थोड़ा, इंडिया अपने राइस की एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान को लूज कर सकता है। स्पाइसेस का कुछ एक्सपोर्ट जो है वो अफ्रीका को लूज कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि स्पाइसेस जो है वो क्वालिटी ड्रिवन ज्यादा है। और मुझे लगता है कि टेक्सटाइल का मुझे स्टडी करना पड़ेगा क्या होगा, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लग रहा है टेक्सटाइल थोड़ा हिट करेगा। एग्रोकेमिकल्स भी थोड़ा हिट कर सकते हैं क्योंकि यूएस एंड ब्राजील दो ही सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया टोटल एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट, ये दो कंट्री अकाउंट करती हैं। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हिट ऑन एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट, जो शायद करेंटली टोटल एक्सपोर्ट $3 बिलियन या $3.5 बिलियन के आसपास है इधर। डॉक्टर खान, एज ऑफ नाउ बाजार ये भी सोच रहा है कि कुछ रिटेलिएटरी मेजर्स आ सकते हैं या कुछ नेगोशिएशंस की तरफ हम जा सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि अगर बाकी कंट्रीज स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस तो ये यहाँ इसे पीछे भी लिया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। आप कहेंगे ये एंड गेम नहीं है, शायद ये शुरुआत है और यहाँ से और वॉलेटिलिटी देखने को मिल पाएगी? मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट टाइम रहते ही डिप्लोमेटिक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था, तो डीपर लेवल एंगेजमेंट, इनफैक्ट कॉमर्स मिनिस्टर हिमसेल्फ कैम देयर फॉर ऑलमोस्ट ए वीक और सो,
हाई लेवल एंगेजमेंट चल रहा है, तो रिटेलिएटरी मेजर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जियो पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स हैं वो न तो इंडिया को सूट करेंगे एस्केलेट करने का, यूएस को डेफिनेटली नहीं करेंगी, एंड दोनों को नहीं करेंगे. सो देयरफॉर यूएस में कम डाउन फ्रॉम इट्स वेरी हार्श स्टेटेड पोजीशन. कहीं ना कहीं निगोशिएशन में मॉडरेशन आ जाएगा. ये मुझे लग रहा है कि ये अनाउंसमेंट वगैरह तो ट्रम्प की हैबिट है कि बड़े अनाउंसमेंट जल्दी कर देने का, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद जब सेटल्ड पॉलिसी डायलॉग्स होंगे उसमें मुझे लगता है निगोशिएटिंग टू ए मॉडरेट लेवल होगा. डॉक्टर खान, एक फाइनल सवाल दें, और जो ये कॉन्वर्सेशंस हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं, अगर हम बायलैटरल ट्रीटीज़ की यहाँ पर बात करें, एफटीएस की बात करें, हमने उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पहल इंडिया की तरफ से आते हुए देखी है. फूड एज एन इंडस्ट्री एंड ग्लोबल मार्केट्स को अगर एज ऑफ नाउ देखा जाए तो आपको क्या लगता है क्या कुछ करने की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम टैरिफ्स? लंबे टाइम से हम लोग डिस्कशन किए, इनफैक्ट शायद 2 या 3 बार आपके चैनल पर भी इस पर चर्चा हुई है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसी जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज पे बेस्ड हो, कंज्यूमर प्रेफरेंस पे बेस्ड हो, कंट्रीज के अपने लोकल प्रोडक्शन डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए कम्पिटिटिव स्टडी के हिसाब से. तो एक तो ये जो नीजर पॉलिसी रिएक्शंस होते हैं, जैसे राइस जब यहाँ पे बैन एक्सपोर्ट पे लगा दिया तो बहुत जरूरत उस टाइम पे नहीं थी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल लेवल के स्टॉक्स थे और जो इंडिकेशन थी क्रॉप की वो भी इतनी खराब नहीं थी. तो एक तो ये बड़ा रहता है कि नीजर रिजेक्शन का. दूसरा सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स के हिसाब से जो एक्सपोर्ट रिजेक्ट होते हैं उसको थोड़ा एक्सटेंशन करने की जरूरत है. और नॉन टैरिफ बैरियर पे जो इंडिया लंबे टाइम से खेलती रही है, मुझे लगता है ट्रम्प के आने के बाद उसको खेल पाना मुश्किल होगा. इसका मतलब रियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अराउंड देन ब्रांड इंडिया को मजबूत करने की जरूरत है वर्ल्ड वाइड. तो एज ए रिलायबल सोर्सिंग बेस फॉर ए कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड ऑफ ए गुड क्वालिटी, वो एंड देन प्रमोटिंग एज ए ब्रांड इंडिया. तो यहाँ पे जो रेजिड्यूज का एक इशू आ जाता है, केमिकल रेजिड्यूज का या और चीजें आ जाती है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा एक क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, सो दैट जो रिजेक्शन होने से जो एक शॉक लगता है लंबे टाइम तक आफ्टर माथ इफेक्ट आते हैं उसके, उन सबसे बचने की जरूरत होगी. तो ब्रांड इंडिया जैसे टीम है, हम स्पेस खोते जा रहे हैं श्रीलंका को एंड अदर कंट्रीज को जी, एंड चाइना ऑफ कोर्स ऑफ लेट हैज इमर्ज्ड रैपिडली. तो हम लोगों की जो बड़ा लेट बैक स्टाइल रहा है, जैसे चाय में रिजुविनेशन ऑफ टी गार्डन्स इज ड्यू फॉर मेनी इयर्स, इनफैक्ट एब्सोल्युटली. तो पुराने पौधों की एक बूढ़े आदमी की एक कैपेसिटी होती है, तो उस पर डिपेंड करके कितने कोशिश दूसरी करना, इट डजंट वर्क. एब्सोल्युटली. तो ये सब स्ट्रैटेजीज हैं जो देयरफॉर कमोडिटी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी. और मैं तो इसको कई बार कह चुका हूँ, कमोडिटी स्पेसिफिक बोर्ड बनाने की जरूरत है. जो एपिडा वगैरह के बनाने दिया गया है वो नहीं चल पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट 4-5 तो जैसा वर्ल्ड वाइड होता है स्टेक होल्डर्स देमसेल्व्स फार्म. तो मैं भी इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की तरफ से इनको एक तरीके से पेपर फाइनलाइज हुआ है कि वी शुड बी क्रिएटिंग सम बोर्ड्स इन द मंथ्स टू कम टू सपोर्ट एक्सपोर्ट विद अ फोकस स्ट्रैटेजी अराउंड दैट कमोडिटी, बिकॉज एक कमोडिटी एग्रीकल्चर में दूसरे से बिल्कुल कोई ताल्लुक रखती ही नहीं रखती है. So therefore differentiated strategies for different markets, for different market dynamics and for different kind of set of rules, everything is different. So therefore वो approach लगा की जरूरत है. तो टैरिफ एक पार्ट है, but this tariff slapping should be taken as an opportunity कि हमको जो आमूल चूल परिवर्तन करना है अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि हम लोग को इस 9% के आसपास दुनिया का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं वैल्यू टर्म्स में, एक्सपोर्ट में 2% के आसपास रहते हैं. तो ये डिस्टेंस कैसे ट्रैवल है, 2 से 4% जाएंगे तो मुझे लगता है कि सीधे $100 बिलियन क्रॉस हो जाएगा. तो वी शुड टारगेट कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमको कैसे 5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा अपना ले जाना है. जब हमारा प्रोडक्शन में 9% के आसपास है तो वाई नॉट 4.5% एटलीस्ट, इफ नॉट 9%. उसके लिए जो जरूरत है तो ये वेकअप कॉल के तौर पे ले कि हमको लॉन्ग टर्म मार्केट में स्टैंड करना है, ऐसे टैरिफ को भी फेस करना रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो let it be, this is a good call for action. I absolutely take your point, Dr. Khan. और of course जो टैरिफ्स के साथ है वो तो है ही, जो रिएक्शन हम आता हुआ देखेंगे, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसे एक वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए और जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको शायद अब उन पर काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने की और ब्रांड इंडिया के जो चीज़ है उसको मजबूत भी करने की. बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. बल जाते आते अजय, आपसे एक फाइनल कॉल लेना चाहेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पर. आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और क्या कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बन के निकल रही हैं?
देखिए मुझे डेफिनेटली जो यूएस टैरिफ का उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट्स पे, बट मुझे लगता है अभी जो लोकल न्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्दी में हमने 2 दिन से कंटिन्यू सर्किट लगते हुए देखा है और आज भी मार्केट 1% के ऊपर है, जो दर्शाता है कि जो बैलेंस शीट टाइट की मैं बात कर रहा था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आज भी मुझे लगता है कि हल्दी दिन में तेज रहेगी, बट थोड़ा कॉशियस हो जाइए कि 12% बढ़ा हुआ है। 14,800 पे लेना है, 14,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 15,400 तक का टारगेट हम हल्दी में देखेंगे। सिमिलरली धनिया में भी हमें लगता है कि तेजी जारी रहेगी, जहां पे 7,970 पे लेके चलिए, 7,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 8,100 तक का लेवल रहेगा। एक कॉटन सीड ऑयल के ऊपर नजर रखिए, यहाँ पे मुझे लगता है अप्रैल वायदे में भी अगर हम 2870 पे लेके चलते हैं तो 2980 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो कुल मिला के पूरे एग्रीमेंट में हम धीरे धीरे हरियाली वापस लौटते हुए देखेंगे। ऑल राइट, तो कुछ पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आते हुए एग्रीकल्चर में, और यही सेंस डॉक्टर खान भी यहाँ पर दे रहे थे कि कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है एक्चुअली स्पाइसेस में, और जहाँ तक चावल में है यहाँ तो कुछ पॉजिटिव्स देखने को मिल ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका भी साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज पर।